इस देश की सरकार, प्राइम मिनिस्टर कैसे अपने आप को गौरवशाली पाते हैं, ये शर्म की बात है। हमारे वित्त मंत्री इतना झूठ बोल सकते हैं कि हम ग्रोइंग इकोनॉमी है और वी शैल सरपास जापानीज इकोनॉमी। तो पर कैपिटा इनकम जापानीज वर्कर का देखो, भारत का देखो, ये बोलना पड़ेगा। जो कोरोना में -25 था जीडीपी, अब वो 6.2 है। ये आरबीआई के आंकड़े कहते हैं, बजट के पहले इकोनॉमिक सर्वे कहता है। और ऐसे हालात होते हुए भी रोजगार नहीं बढ़ता और बेकारी बढ़ रही है। और ऐसे हालात में पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है। 100 करोड़ के लोगों को 5 किलो का धान देना पड़ रहा है। कंपेयर करना है तो पर कैपिटा हर दिन जापानीज वर्कर क्या कमाता है और इंडियन वर्कर क्या कमाता है, इससे तुलना करें तो पता चलेगा हम हमारे पड़ोसी देशों से भी पीछे हैं। इतना सरासर झूठ इस देश के प्राइम मिनिस्टर, इस देश की वित्त मंत्री, इस देश के इकोनॉमिक एडवाइजर बोलने में हिचकिचाते भी नहीं है। सच तो यह है कि उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसी बड़ी बड़ी बातें भारत सरकार कर रही है। एक तो एक सरासर झूठ है। आज की तारीख में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 12वें नंबर पर है। नमस्कार, मैं विश्वास उड़की हूं। आज आपके सामने एक जो भारत सरकार की एक इकोनॉमिक पोजीशंस है। पिछले हफ्ते भर बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी अब दुनिया की चौथे नंबर की इकोनॉमी हो गई है। और हमने पहले ग्रेट ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया, अब हम जापान को भी पीछे छोड़ेंगे। तो हमारी इकोनॉमी अभी जीडीपी के हिसाब से बहुत बड़ी हो गई है। अब ये आंकड़ा और ये दावा करते वक्त इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक रिपोर्ट आज इस देश की सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं और गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है, नागेश्वरम जैसे लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम अब चौथे नंबर की बड़ी इकोनॉमी बन गए। इसमें तथ्य क्या है? एक कौन सा एक बेस है जिसके आधार पर ऐसी बड़ी बड़ी बातें भारत सरकार कर रही है? एक तो एक सरासर झूठ है। आज की तारीख में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 12वें नंबर पर है। इसके आंकड़े सब जगह पब्लिश हो चुके हैं। लेकिन भारत सरकार आज की तारीख में ये कहने जा रही है कि हम जापान को पीछे छोड़ेंगे, क्योंकि जापान की कुल मिला के जो एक 4.9 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, डॉलर की 4.9 डॉलर की उनकी जो इकोनॉमी है, हम उससे आगे निकल जाएंगे। 4.19, नॉट 4.9, 4.19 ट्रिलियन डॉलर्स, ये जापान की इकोनॉमी का साइज है, जीडीपी का साइज है। अब सवाल ये है कि हमारे जीडीपी का साइज अभी 3.25 ट्रिलियन भी नहीं है। और आईएमएफ का एक रिपोर्ट, एक पॉसिबिलिटी है एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ 2025 इंडिया में क्रॉस 4 ट्रिलियन डॉलर। और इसको पकड़ के जो चीज आईएमएफ बोल रही है, एक एक्सपेक्टेशन, अंदाज अपने रिपोर्ट में लिख रही है कि एट द एंड ऑफ 25 हम उसी को पकड़ते हैं और अभी बोलते हैं कि हमने ये अचीव कर दिया है। इतना सरासर झूठ इस देश के प्राइम मिनिस्टर, इस देश की वित्त मंत्री, इस देश के इकोनॉमिक एडवाइजर बोलने में हिचकिचाते भी नहीं है। सच तो यह है कि उनको शर्म आनी चाहिए। जापान की इकोनॉमी, उनका 12-12.5 करोड़ की जनसंख्या, उनकी पर कैपिटा इनकम $35,000 की है। कंपेयर करना है तो पर कैपिटा हर दिन जापानीज वर्कर क्या कमाता है और इंडियन वर्कर क्या कमाता है,
इससे तुलना करें तो पता चलेगा हम हमारे पड़ोसी देशों से भी पीछे हैं। हमको शर्म नहीं आती कि हम कहते हैं 142 करोड़ का हमारा देश, हम अभी $4.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी जीडीपी के साइज से है। लेकिन तुलना करो, जापान की लोक संख्या 12-12.5 करोड़, भारत की लोक संख्या 142 करोड़, और ऐसे में हमारी जीडीपी का वॉल्यूम इतने बड़े देश में कंपेयर टू जापान वैसे कुछ भी नहीं है। 142 करोड़ कहां पर और 12.5 करोड़ कहां पर। और यहां पर हालात ये है कि इस देश का मजदूर 90% जो वर्कफोर्स है वो 8 या 10 हजार एक महीने में कमा पाता है, और ये करीब करीब अपना जो रोजमर्रा का जो चीजें है उसी को खरीदने के काबिल है। उसका खर्चा पानी जो है वो 8-10 हजार में होता है, लेकिन वो इसेंशियल सर्विसेज, इसेंशियल गुड्स इतना ही ले पाता है। बड़ी बड़ी कंजम्पशन की जो चीजें हैं उससे वो बहुत दूर है, वो गरीबी की रेखा के आसपास है। मान लो $2.5-3 की कमाई दो रोज की है, और ऐसे वक्त अगर कोई ये कहे कि हम जापान से आगे निकल जाएंगे, तो ये इनको इनको आईना दिखाने की जरूरत है। हमारे अर्थशास्त्री, हमारे वित्त मंत्री, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उन्होंने खुद जब कहा कि इकोनॉमिक सर्वे बजट के दिन एक पहले तो हम 6.2% से बढ़ेंगे, और अब आईएमएफ जो कहता है पॉसिबिलिटी है हम 6.5 के हिसाब से बढ़ेंगे, तो अब जनवरी से लेकर मार्च में हमारी बढ़ोतरी मान लो 7.2% हो गई, तो वो 3 महीने की है ना, वो पिछले साल का लास्ट क्वार्टर है। शायद वो इस साल के जनवरी मार्च, ये पिछले साल का लास्ट क्वार्टर है। लेकिन उसको पकड़ के और आईएमएफ के रिपोर्ट को पकड़ के अगर हम ये कहें कि हम जापान से आगे निकले, ये इतना सरासर झूठ बोलने वाले बात यह है। आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, इनको जो डाटा मिलता है वो भी हमारी सरकार की तरफ से, वो अपने आप कोई रिसर्च वर्क नहीं करते दुनिया भर में जाके, हम जो डाटा देते वही है। ये लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि आज 2014 के बाद, खास करके 2019 के बाद, सारे गोल और सारे गोल पोस्ट जो स्टैटिस्टिक्स के होते हैं उसको चेंज कर दिया भारत सरकार ने, गायब कर दिया, गायब, ताकि कोई भी ओरिजिनल स्टडी ना कर पाए। इसलिए इस देश में आज दूसरी एक फैक्ट है कि हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी में, इसको काउंट कहाँ 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 किया जाता है। हमारे जब दिहाड़ी मजदूर जो प्रवासी मजदूर थे कोरोना के वक्त यहाँ से वहां गए, पार्लियामेंट में क्या जवाब था, कितने मजदूर गए पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे काउंट ही नहीं होता, यहाँ पे कोई लेबर डिपार्टमेंट स्टैटिस्टिक्स रखता ही नहीं। कोरोना में कितने मरे कितने गए वो छोड़ो, कि लॉकडाउन होने के बाद पूरी इंडस्ट्री जब बंद हो गई, वैसे तो बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन का निर्णय है, जीएसटी का गलत ढंग से इंप्लीमेंट करना निर्णय है, वैसे कोरोना में इकोनॉमी ठप हो गई है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे पास जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको अभी 80 नहीं 100 करोड़ लोगों को 5 किलो का धान देना, रेशन में ध्यान देना, वो भी फूड सिक्योरिटी लॉ है, इसलिए ये मोदी का कर्तव्य बनता है, और उस पर वो ढील बढ़ाते हैं, वोट मांगते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी चीजों को। 5 किलो का राशन मतलब पावर्टी लाइन के आसपास के लोग हैं। ऐसे वक्त हमारे देश का जो 20-25 करोड़ का से ज्यादा जो मध्यम वर्ग है, वो शायद पॉपुलेशन में जर्मनी से, फ्रांस से, अमेरिका से ज्यादा हो सकता है। यही तो बस मार्केट है जिसके हाथ में परचेजिंग पावर है। लेकिन परचेजिंग पावर जो जिसके हाथ में नहीं, वो 90% जो लोग हैं उनको 8 या 10 हजार से भी ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलती। वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, आउटसोर्स लेबर है, डेली वेजेस है, वो किसान है, वो मजदूर है। ऐसे हालत में आज के आंकड़े, आईएमएफ का रिपोर्ट, आधा कच्चा रिपोर्ट, वो भी स्टडीड नहीं है, उसको लेके बहुत बड़ा बवाल मचा रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि हम बहुत एक विकसित देश है, आत्मनिर्भर देश है, विकसित देश है।
इसलिए कहना पड़ता है, इस देश के भक्तों की तो उनको कोई सवाल पूछेगा ही नहीं, लेकिन जिनको जानना है वो जानेंगे कि जरूर कि हम पर कैपिटा इनकम में 100 से भी पीछे है, 100 देशों से भी पीछे है। हमारी तुलना तो पूरे 100 तो पूर हो सकती है। हमारी लोक संख्या ज्यादा है, इसलिए जीडीपी का कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम बड़ा है। हाँ, वो $4.25 ट्रिलियन का है, लेकिन पर कैपिटा हिसाब देखो, हमारे एजुकेशन, हमारे हेल्थ, हमारा रोजगार क्या है, रोजगार नीचे जा रहा है, रोजगार ऊपर जाने की कोई उम्मीद नहीं है। और इस देश के बड़े बड़े जो पूंजीपति है, हर साल 2,500-3,000 भाग रहे। एफडीआई आ नहीं रहा है, एफडीआई जा रहा है। और ऐसे वक्त जब एफडीआई जा रहा है, आया हुआ एफडीआई अगर 8,000+ करोड़ है डॉलर के हिसाब से, गया हुआ वो 5,000+ करोड़ है, हाथ में बचा कितना, इसका तो हिसाब लगाओ। हमारा एफडीआई कम हो रहा है, हमारे मार्केट में स्पेकुलेटिव जो एफआई आता है वो भी निकलता है, आता है, जाता है, लेकिन मार्केट का जो इंडाइसिस है वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का इंडिकेटर नहीं हो सकता, वो तो स्पेकुलेटिव है। लेकिन हम अपनी रियल इकोनॉमी जो है, इस रियल इकोनॉमी में आज हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डाउन है, इसलिए हमारे एसएमईज और एमएसएमई इनकी हालत बहुत खराब है। कोरोना के बाद 6 करोड़ 20 लाख इतने बड़े तादाद में हमारी जो रिटेल और मिडिल साइज और स्मॉल साइज के उद्योग थे, उसमें से कितने वापस खड़े हो सके। हालात इसलिए है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स नीचे जा रहा है। हमारा एग्रीकल्चर का जीडीपी का कंट्रीब्यूशन नंबर 3 पर ही है, जो कभी एक दफा, अभी सर्विसेज सेक्टर 1 नंबर पर है, लेकिन उसका भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है। अब आप जो कोरोना में -25 था जीडीपी, अब वो 6.2 है, ये आरबीआई के आंकड़े कहते हैं, बजट के पहले इकोनॉमिक सर्वे कहता है। और ऐसे हालात होते हुए भी रोजगार नहीं बढ़ता और बेकारी बढ़ रही है, और ऐसे हालात में पर कैपिटल इनकम नहीं बढ़ रहा है, 100 करोड़ के लोगों को 5 किलो का धान देना पड़ रहा है। इसमें इस देश की सरकार, प्राइम मिनिस्टर कैसे अपने आप को गौरवशाली पाते हैं, ये शर्म की बात है। हमारे वित्त मंत्री इतना झूठ बोल सकते हैं कि हम ग्रोइंग इकोनॉमी है और वी शैल सरपास जापानीज इकोनॉमी। तो पर कैपिटा इनकम जापानीज वर्कर का देखो, भारत का देखो, ये बोलना पड़ेगा। ग्रेट ब्रिटेन का देखो और भारत का देखो, बोलना पड़ेगा। वो बहुत आगे है, उनका वॉल्यूम भी बड़ा है, उनका पर कैपिटा इनकम भी बना है, और शिक्षा की नीति या हेल्थ के बारे में उनका पर कैपिटा खर्चा भी ज्यादा है। वहां पे अभी स्ट्रीट पे रहने वाले, रास्ते में रहने वाले लोग बाहर कहीं नहीं दिखाई देंगे, वो भारत में दिखाई देते, क्योंकि घर नहीं, रहने को घर नहीं, खाने को 5 किलो का अनाज, पर डे $2.5-3 की कमाई, साल में 2.5 लाख 3 लाख की कमाई, और इसको हम कहते हैं कि हम ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसलिए आज का इस वीडियो में हम जापान को पीछे छोड़ के, ग्रेट ब्रिटेन को छोड़ के हम चौथे नंबर पर आ गए। इसके बारे में झूठ परोसा जा रहा है, झूठे आंकड़े दिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस देश में बताना पड़ेगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का काउंटिंग ही नहीं है, उसके कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। कहां से आए आपके आंकड़े? पहले अपने आंकड़े, अपना बेस, गोल और गोल पोस्ट फॉर्म करो, जो 14 के पहले था। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, लेकिन 14 के बाद हर चीज को अगर आप पैरामीटर्स ही चेंज करते हो तो इकोनॉमिक स्टडी होगी कैसी? और इसलिए जो आंकड़े सरकार देती है उसी के आधार पर बाकी के इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना रिपोर्ट बनाते हैं, और आईएमएफ का रिपोर्ट भी गलत होता है, वर्ल्ड बैंक का भी रिपोर्ट गलत होता है, और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट भी गलत हो सकता है, क्योंकि हमारी सरकार गलत आंकड़े परोस रही है। और इसलिए अब जब आईएमएफ कहती है कि आपकी संभावना है कि अब 25 के आखिर में $4 ट्रिलियन क्रॉस करेंगे, तो भाई 4.19 ट्रिलियन इतनी बड़ी इकोनॉमी जापान की है। हमको वहां तक पहुंचने के लिए, हाँ, कदाच शायद 26 या 27 भी हो सकता है, लेकिन 2025 में हमारी हालत 4.25 ट्रिलियन की है। इस वास्तव को कैसे भुलाया जाए? और ये 4.25 ट्रिलियन की जो आंकड़े हैं, ये तो भारत सरकार के हैं,
ये तो आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है, ये भारत सरकार के नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों से पता चलता है। सो झूठ क्यों बोलना है? सच सच ही होता है, 2+2 इज इक्वल टू 4 होता है। आप कहने से 6 नहीं होता है, 8 नहीं होता है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर का पूरा एक्सपोजर हो चुका है, इकोनॉमिक सेक्टर में भी पूरा एक्सपोजर हो चुका है। इस देश के मध्यम वर्गीयों को ये समझना बहुत जरूरी है, जो आंकड़ों से गलत फहमी में आ जाते हैं। हमारी देश की इकोनॉमी आज बहुत बड़े संकट में इसी सरकार के नीतियों के वजह से है, और जरूरी है कि ये सारी बातें पार्लियामेंट में चर्चा की जाए, चाहे वो डिफेंस का मामला हो, चाहे वो विदेश नीति का मामला हो, चाहे वो इकोनॉमी का मामला हो। अभी झूठ परोसना बंद करो। अब ये झूठी बातें, झूठे आंकड़े अब लोगों को समझ में आ रही है, और इसलिए ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारा पर कैपिटा इनकम हमारे पड़ोसी देशों से भी कम है। हमारा डबल डिजिट तक जो एक जीडीपी बढ़ रहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में, उन्होंने जब सत्ता छोड़ी 2013 में, उसके आखिर में, हाँ, हम 9-10% से जीडीपी बढ़ रहा था। वो नीचे जाते जाते पिछले, अगर आप देखोगे चारों आंकड़े, तो नीचे जाते जाते हम लोएस्ट इन द एंटायर दिस 25 ईयर्स ये पोजीशन आ जाती है, और वो 6.2 है। बढ़ने की कोई उम्मीद दिखती नहीं है, नया रोजगार नहीं बढ़ रहा है। और ऐसे वक्त ये झूठी बातें, ये झूठे आंकड़े, ये झूठे रिपोर्ट खुद की पीठ थपथपाने के लिए भी काफी नहीं है। ये इस देश के पढ़े हुए लोगों को समझना बहुत जरूरी है। जो मेहनत कश लोग हैं, खेती में काम करने वाले, फैक्ट्री में काम करने वाले, आउटसोर्स है, कंट्रैक्ट है, उनको सब ये मालूम है, क्योंकि वो एक बहुत कठिन जिंदगी जी रहे हैं। उनको इस जिंदगी का एहसास है। जिनको नहीं है वो मध्यम वर्गीय है, वो बुद्धिजीवी है, वो इस बहकाव में आते हैं। और इसलिए इस परोसे हुए झूठ का हमको पर्दाफाश करना जरूरी है। इसलिए आज का ये वीडियो है। हमारी इकोनॉमी आज नहीं तो कल 4 ट्रिलियन होगी, 5 ट्रिलियन होगी, लेकिन पर कैपिटा इनकम कब बढ़ेगा? हमारे हर आदमी को रहने के लिए घर होगा, खाने के लिए अच्छा अनाज होगा, पहनने के लिए कपड़े होंगे, और निश्चित रूप से पढ़ाई के लिए सारे साधन होंगे। इसके ऊपर सरकार कितना खर्चा करती है, इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है। इसलिए हमारे देश का इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारे प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कितना है, और हर हाथ को काम है क्या, इन सवालों पर हमको गौर करना पड़ेगा। हमारे पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंकों का भी भविष्य अब खतरे में है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आईडीबीआई बैंक बेची जा रही है, और एक निजी क्षेत्र की प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक जापानीज बैंक, हाँ, जापानीज बैंक सुमोटोमो मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन की, वो भारत देश में अब अपने पैर फैला रही है, और उसको आरबीआई 51% का स्टेक परचेज करने के लिए फैसिलिटेट कर रही है। हमारा फाइनेंशियल सेक्टर भी खतरे में जा सकता है। ऐसी परिस्थिति है। फाइनेंशियल सेक्टर का नक्शा बदलने वाला मोदी गवर्नमेंट, जब तक हम इस मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत बड़ी जंग, पब्लिक ओपिनियन खड़ा नहीं करेंगे, तब तक ये झूठ परोसना, हर चीज में झूठ परोसना बंद नहीं होगा। इसलिए मध्यम वर्ग को अपना जो कमाया है 70-75 साल में, वो गंवाने की बारी आ रही है। उसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आज का वीडियो है, मैं यहीं पे रुकता हूं। इकोनॉमिक फैक्टर्स पर हमको रोज गौर करना चाहिए, सरकार के झूठ का मुकाबला करना चाहिए, और मेहनत कश लोगों का जो जीवन मान है उसको ऊंची स्तर पर लेके जाने के लिए मोदी जी को, उनकी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना, ये देश का एक एजेंडा होना, विपक्ष का एक एजेंडा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मोदी ऐसे ही रहे तो देश की बर्बादी है। हमको मोदी जी को चेंज करना पड़ेगा। आम आदमी ये रियलाइज कर रहा है, इस देश का मध्यम वर्ग जो है उसको ये रियलाइज करने में तकलीफ हो रही शायद,
लेकिन ये झूठ हमको डाइजेस्ट नहीं होता है कि हमारी इकोनॉमी अब जापान से आगे बढ़ गई है। ग्रेट ब्रिटेन को हमने पीछे छोड़ दिया, जापान को हमने पीछे छोड़ दिया। अरे हम असल में हमारे पैर जमीन पर नहीं है। हवा की बातें करते हो, हवा में उड़ जाओगे। और हम भारतीयों की जिम्मेदारी है इस देश को संभालना। आखिर ये देश तो हमारा है। धन्यवाद, यही पर रुकता हूँ। नमस्ते।